नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीतिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो तृतीय काल है रीतिकाल, वो हम करेंगे आज। इसमें हम इसकी आज प्रस्तुतियाँ करेंगे। इसकी जो समय सीमा है वो संवत 1700 से 1900 तक मानी गई हैं डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो अब हम शुरू करते हैं इस काल की। जो रीतिकाल था इसकी प्रस्तुतियाँ क्या क्या है, ठीक है। उस समय की सिचुएशन क्या है, किस प्रकार के हालात थे, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, वो सब हम इसमें करेंगे। हम शुरू करते हैं रीतिकाल की प्रस्तुतियाँ। किसी भी काल की साहित्यिक गतिविधियों को जानने के लिए उस काल की परिस्थितियों का परिचय आवश्यक होना माना जाता है, ठीक है। किसी भी काल की अगर आपने साहित्यिक गतिविधियों को जानना है, उसकी प्रवृत्तियों को जानना है साहित्य की, तो उससे पहले क्या है कि उस काल की परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उस काल के साहित्य पर उस युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की छाप रहती है, ठीक है। जो भी लिटरेचर लिखा जाता है जिस काल का भी, उस काल की क्या है, उस काल की जो राजनीति है, सामाजिक है, धार्मिक, आर्थिक आदि जो परिस्थितियां हैं उसमें उसकी छाप उसमें दिखाई देती है। इसीलिए उस समय की हमें पहले राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां जान लेनी चाहिए सारी की सारी। फिर हमें यह भी पता चल जाएगा कि उस समय का जो साहित्य वो किस प्रकार का रहा होगा। हिंदी साहित्य में रीतिकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 तक माना जाता है। इस काल की परिस्थितियों का परिचय इस प्रकार है। पहले आती है राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के चरमोत्कर्ष तथा उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है, ठीक है। जो मुगल थे उनके पहले तो चरमोत्कर्ष का है, फिर उत्तरोत्तर ह्रास, बाद में उसका ह्रास होता गया, ठीक है। वो नीचे गिरते रहे, उनका पतन होता रहा। इस काल में व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। मुगल सम्राट अकबर ने हिंदू मुसलमानों के आपसी भेदभाव को दूर करने की चेष्टा की थी, ठीक है, अकबर ने की थी। उसने दीन ए इलाही नाम से एक धर्म भी चलाने की कोशिश की। यह धर्म चल ना सका। अकबर के बाद उसके पुत्र जहांगीर ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। जहांगीर ने गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर आदि राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर उत्तर से दक्षिण तक एक छत्र साम्राज्य की स्थापना की। जहांगीर के शासनकाल में सुरा और सुंदरी के प्रति लोलुपता और लालसा में अत्यधिक वृद्धि हुई, ठीक है। इस युग में सुरा अर्थात जो शराब वगैरह थी वो पीते थे, सुंदरी अर्थात जो सुंदरियाँ होती थी, स्त्रियाँ होती थी, उनका नाच गाना, जब वो इसमें इस चीज़ की लालसा थी अधिक से अधिक सुरा और सुंदरी की। जहांगीर के पश्चात शासन की बागडोर शाहजहां ने संभाली। शाहजहां के समय में विलासिता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, ठीक है। जो विलासिता थी जो जहांगीर से शुरू हो गई थी सुरा और सुंदरी की, वो क्या है, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। किंतु शाहजहां ने धार्मिक सहिष्णुता थी, ठीक है। लेकिन जो शाहजहां का समय था उसमें धार्मिक सहिष्णुता भी साथ साथ में, और उसमें कला के प्रति आसक्ति भी थी, ठीक है। जो शाहजहां के मन में जो कलाएं थी भारत की, उसके प्रति आसक्ति थी, प्रेम भी था। इस कारण इस काल में लोगों को अपनी कला प्रदर्शन का अधिक अवसर मिला। हिंदी साहित्य पर भी प्रदर्शन प्रदान प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा। शाहजहां और उसके पुत्र दारा की मृत्यु के साथ ही धार्मिक सहिष्णुता समाप्त हो गई। औरंगजेब ने सत्ता संभालते ही हिंदुओं को तंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। बाद में कौन सा आ गया, औरंगजेब आ गया। पहले अकबर था, उसके बाद आता है जहांगीर, फिर शाहजहां, और बाद में क्या आ जाता है, औरंगजेब आ जाता है। और उन पर अनेक अत्याचार किए। साथ ही उसने विलासिता के घिनौनेपन को समाप्त करने के लिए आदेश जारी किया। किंतु सुरा और सुंदरी के मद में डूबे सामंतों के मन में विलासिता की प्रवृत्ति मिटाना इतना आसान नहीं था। औरंगजेब की मृत्यु की देर थी कि विलासिता खुलकर सामने आ गई। नेक्स्ट देखो, औरंगजेब के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, असमर्थ और निकम्मे निकले। वे किसी न किसी वेश्या के साथ आसक्ति प्रदर्शन करते थे। आसक्ति अर्थात प्रेम। और देश तबलचियों, सारंगी वादकों और नर्तकियों के इशारे पर चलने लगा था। मंदिर और मस्जिद मदिरालय बन गए थे। मदिरालय क्या होते हैं, जो शराब का वो खाना होता है जहाँ पर शराब वगैरह मिलती हैं, ठीक है। नृत्य को भी धर्म माना जाने लगा था। स्त्री को मनोरंजन का साधन माना जाने लगा था। उसकी आंतरिक मनोवृत्ति की ओर किसी का ध्यान नहीं था। रीतिकाल में इसी प्रभाव के कारण अधिकतर श्रृंगार परक रचनाएं लिखी गई, ठीक है।
इस काल में जो स्त्री को मनोरंजक माना जाने लगा था। और जो मंदिर और मस्जिद है वो किस रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे, मदिरालय के रूप में, ठीक है। मदिरालय समझते हो ना, जहाँ पर जो बिक्री होती है जो शराब वगैरह की, ठीक है, नशे की। तो इस कारण से कहते हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं रीतिकाल की, ठीक है, जो साहित्य है वो किस प्रकार का है, अधिक से अधिक श्रृंगार पर रहा है। विलासिता में डूबे देश पर पहले सन 1738 ईस्वी में नादिर शाह और फिर सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर मुगल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। अनेक प्रदेशों के शासक स्वतंत्र हो गए। आगरा में जाट, राजस्थान में राजपूत, महाराष्ट्र में मराठा, पंजाब में सिख अपना अपना प्रभुत्व जमाने लगे। लेकिन देश की इस डगमगाती स्थिति में भरपूर लाभ उठाया अंग्रेज़ों ने। सन 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तर भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया। किन्होंने? अंग्रेज़ों ने। सन 1857 की क्रांति की विफलता ने मुगल साम्राज्य को पूरी तरह समाप्त कर दिया। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में साहित्य को दिशा देने वाला कोई न था, अतः कवि लोग राजाओं, नवाबों और अमीरों के आश्रित हो गए और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए प्राय श्रृंगार पर रचनाएं रचने लगे थे, ठीक है। इस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसमें क्या था, बहुत सारी वो बस सुरा और सुंदरी के रूप में ही प्रतिष्ठित रही सारी की सारी। और इस स्थिति का लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया और वो उन्होंने भारत पर पूरी तरह ही आक्रमण कर लिया। तो बाद में जो इस समय की जो वो था साहित्य था उसमें भी क्या था, जो कवि लोग थे वो राजाओं, नवाबों और अमीरों के आश्रित हो गए थे, ठीक है, उनके संरक्षण में रहते थे। तो उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए वो क्या करते थे, श्रृंगार पर रचनाएं लिखते थे। भूषण ने भी वीर रस की कविता इस कारण लिखी कि उनके आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी तो छत्रसाल वीर रस की साक्षात प्रतिमा ही थे, ठीक है। जो भूषण कवि था उन्होंने श्रृंगार रस को छोड़कर वीर रस की कविता भी लिखी थी, क्योंकि जो उनके आश्रयदाता थे वो वीर रस की क्या थी, साक्षात प्रतिमा थे। नेक्स्ट देखो सामाजिक परिस्थितियाँ। अब समाज कैसा था, राजनीति देख ली, ठीक है। अब समाज देखो कि समाज किस प्रकार का था। सामाजिक दृष्टि से युग अधःपतन का युग ही कहा जा सकता है, अर्थात कि उस समय समाज का पतन हो रहा था, खत्म होता जा रहा था। जथा राजा तथा प्रजा के अनुसार जनता भी विलासिता के रंग में रंगी जानी शुरू हो गई थी। जहांगीर, शाहजहां और उसके उत्तराधिकारी विलासिता में ही मगन रहते थे। उनके देखा देखी अमीर, उमराव व मनसबदार भी उनका अनुसरण करने लगे थे, ठीक है। जो अमीर लोग थे, जहाँ उमराव लोग थे, मनसबदार लोग थे, वो भी क्या था, राजा के तरह ही राजा का जो अनुसरण करने लगे थे। वो जैसे सूरा और सुंदरी में लीन रहते थे, वो ये भी लोग ऐसे ही करने लगे थे। ऐसे में भला जनता क्यों पीछे रहती। महलों में जब रूप के बाजार लगे हो तो जनता उसके प्रभाव से कैसे बच सकती थी। पुरुषों का पुरुष केवल विलास प्रदर्शन तक ही सीमित होकर रह गया था। उनका मनोबल कम हुआ, बौद्धिक स्तर नीचा हुआ। बहुविवाह की प्रथा आम जनता में भी प्रचलित हुई, ठीक है। जो पहले राजा लोगों में तो थी ही थी, लेकिन राजा लोगों से चलती चलती जो आम लोगों तक भी पहुंच गई थी। संपूर्ण समाज में नारी के सौंदर्य का सौदा होने लगा था। उस समय क्या था, नारी का जो सौंदर्य था उसका सौदा होने लगा था। उसे केवल मनोरंजन की वस्तु माना जाने लगा। नारी को व्यक्तिगत संपत्ति समझा जाने लगा था, ठीक है। ताकि उसको पर्सनल प्रॉपर्टी मानने लगा था जो समाज। किसी सुंदर कन्या का अपहरण कर लेना अभिजात वर्ग के लिए मामूली बात है। अभिजात होता है जो अमीर वर्ग था, ठीक है। इसी वजह से लोगों ने अल्प आयु में ही अपनी कन्याओं का विवाह करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इस तरह बाल विवाह की कुप्रथा का प्रचलन हुआ, ठीक है। बाल विवाह की प्रथा किस प्रकार से प्रचलन इसका शुरू हुआ, जो सारा का सारा इसमें है कि नारी को क्या है, व्यक्तिगत संबंधी समझने लगे थे, उसका अपहरण करना आम बात हो गई थी। तो इसी कारण जो आम लोग थे उन्होंने अपनी जो बेटियां थी उनकी शादियां छोटी उम्र में ही करनी शुरू कर दी थी। जनसाधारण की शिक्षा, चिकित्सा आदि का कोई प्रबंध नहीं था, ठीक है। जो आम लोग थे उनकी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था, उनकी मेडिकल सुविधा उनको कोई नहीं थी। उत्कोच लेना देना सामान्य बात थी। सेठ, साहूकार, व्यापारी लोग राजा को कर देते थे, कर अर्थात टैक्स देते थे। उस कर की उगाई व कृषकों और श्रमजीवियों का शोषण करके करते थे, ठीक है। जो साहूकार, सेठ वगैरह थे, जब व्यापारी लोग थे, वो जो टैक्स राजा को देते थे वो किससे लेते थे, उसकी उगाई करते थे, किससे, कृषकों से, ठीक है, किसानों से लेते थे। जो श्रमजीवी, जो मजदूर लोग थे, उनका वो शोषण करके और वो जो उगाही थी वो टैक्स के रूप में प्राप्त करते थे। अतिवृष्टि, अनावृष्टि और युद्धों
युद्धों से फसलों को होने वाली हानि ने उन लोगों की हालत और भी शोचनीय बना दी। ठीक है, जो छोटे लोग थे, छोटे वर्ग के लोग थे, उनकी हालत और भी खस्ता होती जा रही थी। इस अव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था में किसी सुरुचिपूर्ण और गंभीर साहित्य की रचना संभव नहीं थी। ठीक है, क्या कहते हैं कि उस समय का समाज क्या था, अव्यवस्थित था, सुरुचिपूर्ण और इस अव्यवस्थित था। इस कारण जो हम गंभीर साहित्य या कह सकते हैं कि सुरुचिपूर्ण साहित्य की रचना उस समय नहीं हो सकी, वो संभव ही नहीं थी, क्योंकि समाज पूरा क्या था, अव्यवस्थित था। उसमें व्यवस्था का नाम कहीं भी नहीं था। साहित्य में नारी को एक वस्तु से अधिक महत्व नहीं दिया गया, उसमें भी कवियों की दृष्टि नक्शिक वर्णन तक ही सीमित है। ठीक है, आप जब इसकी प्रवृत्तियां करोगे रीतिकाल की, आप देखोगे कि इसमें पूरा का पूरा श्रृंगारिक चित्रण है, उसके बाद स्त्री का नक्शिक वर्णन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आप देखेंगे। तो नेक्स्ट देखो, आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थीं। आर्थिक परिस्थितियाँ, आर्थिक दृष्टि से इस युग ने जनसाधारण की दशा अत्यंत शोचनीय थी। ठीक है, जाति पाति के बंधन और भी कठोर हो गए थे। अब वह पुरानी वर्ण व्यवस्था पर आधारित न होकर व्यवसाय पर आधारित होती जा रही थी। ठीक, उस समय की जो व्यवस्था थी वो कहाँ पर आधारित हो गई थी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित न होकर व्यवसाय था जो उनका, उस पर ही आधारित हो रही थी कि लोग अपने अपने व्यवसाय के अनुसार संगठित होने लगे थे। ठीक है, जिसका जो अगर कृषिक थे वो कृषिक इकट्ठे होने लगे थे, संगठित होने लगे थे। अगर मजदूर वर्ग था, मजदूर वर्ग संगठित होने लगा था। कला की दृष्टि से अगर लोग थे, कवि लोग थे, जहाँ वो संगठित होने लगे थे अपने अपने व्यवसाय के रूप में। ठीक है, जो वो काम करते थे उसके रूप में। आर्थिक दृष्टि से मौर्य और गुप्त राजाओं के समय से चली आ रही जनपद और नगर व्यवस्था की झलक इस काल के उत्पादक तथा उपभोक्ता वर्ग में देखने को मिलती हैं। उत्पादक वर्ग में लोहार, बढ़ई, बुनकर, श्रमिक, कृषक आदि व्यावसायिक जातियाँ आती थी, तथा उपभोक्ता वर्ग में, ठीक है, जो उसको उपभोग करते थे, उस पर चीज़ का प्रयोग करते थे, उसमें राजा, रईस, सामंत, नवाब आदि लोग आते थे। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि समाज स्पष्ट रूप से अमीर और गरीब वर्ग में बंटा हुआ था। अमीर वर्ग के लिए विलासिता की शिक्षा आवश्यक मानी जाती थी। उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में एक तीसरा वर्ग भी उत्पन्न हो गया, जो कवियों, संगीतज्ञों और चित्रकारों का वर्ग था। ठीक है, पहले दो वर्ग थे, अमीर था, गरीब था, और बाद में एक तीसरा वर्ग आ गया जो किसका था, कवियों का था, संगीतज्ञों का था और चित्रकार लोगों का था। इस वर्ग के लोग मूल्यतः उत्पादक वर्ग से थे। किस वर्ग के से, उत्पादक वर्ग। ठीक है, जिसमें लोहार, श्रमिक या कृषिक आते थे। इसीलिए उन्हें उपभोक्ता वर्ग की चित्तवृत्ति और जीवन का ना तो अनुभव था और ना ही ज्ञान। यही कारण है कि इस वर्ग के लोगों ने अपने आश्रितता क्या है, जो उपभोक्ता वर्ग है, राजा लोग हैं, सामंत लोग हैं, को प्रसन्न करने के लिए पुस्तक की विद्या का सहारा लिया, और इसी कारण से उनकी रचनाओं का कला पक्ष जो क्या था, काम शास्त्र, अलंकार शास्त्र और रस शास्त्र पर आधारित था, अधिक प्रबल था। क्योंकि सुरा और सुंदरी या विलासिता में ही राजा डूबे रहते थे, इसीलिए जो उस समय के जो कवि थे उन्होंने क्या किया, उनसे राजा लोगों से ज़्यादा इनाम प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए किस प्रकार का साहित्य रचा, कामशास्त्र वाला, अलंकार वाला, ठीक है, रस शास्त्र पर आधारित ही साहित्य रचा। उनकी जो श्रृंगार भावना में कुछ रुग्ण मनोबल देखने को मिलता है। नेक्स्ट आती है धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक दृष्टि से युग सभ्यता और संस्कृति के पतन का युग था। ठीक है, इस समय क्या हो गया था, सभ्यता और संस्कृति का पूरी तरह ही पतन हो चुका था। इस युग में नैतिकता, ठीक है, जो मोरल ड्यूटीज थी वो क्या है, उसके जो बंधन थे ढीले हो गए थे, कि धर्म किसी को याद नहीं था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने जो उदारवादी नीति अपनाई, औरंगजेब के कट्टरपंथी विचारों के कारण वह समाप्त हो गई थी। धर्म के नाम पर बाह्य डंबर और भोग विलास के साधन जुटाए जाने लगे। ऐसे वातावरण में सूर की राधा और तुलसी की सीता एक साधारण रमणी बनकर रह गई थी। ठीक है, इस युग के जो कवि हैं, जो उन्होंने राधा का चित्रण किया है, जो सीता माता का चित्रण किया है, वो किस रूप में किया है, एक साधारण रमणी, ठीक है, एक साधारण स्त्री के रूप में उनका चित्रण किया है, अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए। इस्लाम धर्म अनुयायी भी रूढ़िवादिता का शिकार हुए। वह रोज़ा और नमाज को ही धर्म समझने लगे। सामान्य जनता के पास विलास के साधन तो नहीं थे, परंतु अंधविश्वासों में जकड़ी जनता की इस कमजोरी का लाभ पंडित और मौलवी मुल्ला उठा रहे थे। ठीक है, जो समय के जनसाधारण लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, जो जन समूह था, वो क्या था कि उनके पास विलास के साधन तो नहीं थे, लेकिन वो अंधविश्वास में इतने ज़्यादा जकड़े हुए थे कि उनके जो अंधविश्वास था उसका लाभ किन्होंने उठाया, पंडित मौलवी लोगों ने उठाया। धर्म
स्थान भ्रष्टाचार के अड्डों में बदलते जा रहे थे, ठीक है। जो धार्मिक स्थान थे वो किस रूप में बदल गए थे? भ्रष्टाचार के अड्डों में, अर्थात वहाँ पर पैसों का जो लेन देन है वो होता जा रहा था, आम जनता का शोषण करते थे ये जो धार्मिक आगू थे, ठीक है, वो सारे के सारे। मंदिरों के पुजारी भी कामुक हो गए थे और मंदिरों से भी पायल की झंकार और तबले की थाप की ध्वनियाँ आने लगी थी, ठीक है। जो उस समय के पुजारी वर्ग था या मौलवी वर्ग था वो किस प्रकार का हो गया था? वो भी कामुक हो गया था, विलासता के रंग में वो भी डूब गया था। कहना ना होगा कि धार्मिक दृष्टि से भी ये युग पतन का युग था। नेक्स्ट देखो साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्य किस प्रकार का था? साहित्य और कला की दृष्टि से युग पर्याप्त युग समृद्ध कहा जा सकता है। इस युग का कवि वैसे तो साधारण वर्ग उत्पात वर्ग से संबंध रखता था, किंतु अपने आश्रय दाताओं द्वारा प्राप्त धन और सम्मान के बलबूते पर उनकी गिनती समृद्ध वर्ग अर्थात उपभोक्ता वर्ग में होती थी। इसी प्रोत्साहन के फलस्वरूप इस युग के कवियों ने गुण और परिमाण दोनों दृष्टियों से हिंदी साहित्य का विकास किया, ठीक है। किस रूप में? गुण और परिमाण दोनों दृष्टियों से जो समय का साहित्य था, ठीक है। जो कविता थी, कहानी जो भी लिखी जाती थी उस समय ज़्यादा से ज़्यादा कविता ही लिखी जाती थी, ठीक है। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी, ठीक है। उस समय की जो भाषा थी काव्य की मुगल दरबार की फारसी थी, किंतु हिंदी कवियों ने चमत्कार के उपकरणों के लिए फारसी की ओर नहीं संस्कृत की ओर देखा, किंतु अपने आश्रयदाताओं की विलासता की प्रवृत्ति को शांत करने अथवा भड़काने के लिए इन कवियों ने राधा और कृष्ण के चरित्रों को कुत्सित और हीन श्रृंगारी रूप दे दिया, ठीक है। मुझे मैंने पहले भी बताया कि इस युग के कवियों ने अपने राजाओं से आश्रयदाताओं से उनकी विलासता की जो प्रवृत्ति थी, ठीक है, उसको शांत करने के लिए, जो उसको और अधिक भड़काने के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनसे धन प्राप्त होगा, इनाम प्राप्त होगा, इसलिए उन्होंने जो राधा और कृष्ण थे उनको एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया और उनको अधिक से अधिक हीन श्रृंगारी रूप में प्रस्तुत किया इन्होंने। दरबारों में हिंदी कवियों को नौकरियां तो मिल गई, किंतु राज्य भाषा फारसी होने के कारण हिंदी दबी सी रही। रीतिकालीन हिंदी कवियों में जो प्रवृत्ति पाई जाती है कि उन्होंने एक साथ कवि और आचार्य बनने का प्रयत्न किया, ठीक है। इन कवियों ने जनता को सौंदर्य उपकरणों की जानकारी कराने के लिए पर्याप्त ग्रंथ लिखे और ये परंपरा पूरे 200 वर्ष तक जारी रही। आ गया था नेक्स्ट कि रीतिकालीन परिस्थितियों का अवलोकन करने के पश्चात हम कह सकते हैं, ठीक है जी, आप निष्कर्ष पॉइंट बना ले लेना इसका कि निष्कर्ष है कंक्लूजन कि ये काल एक तरह भोग विलास का काल था। इस युग में नैतिक मूल्य का ह्रास हुआ, अंधविश्वास और बाह्य डंबरों का बोलबाला हुआ, राजा और प्रजा दोनों ही श्रृंगारिकता के प्रति आसक्ति इनकी बढ़ी। कवियों ने भी युग अनुरूप श्रृंगार पर रचनाएं ही रची। ये था आपका प्रश्न रीतिकाल की परिस्थितियाँ।